गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आई होप आप सभी को मेरी आवाज जो है वो पहुंच रही होगी। और मेरा स्क्रीन भी जो है वो विजिबल होगा। आज के सेशन में सभी को वेलकम। आपकी रिक्वेस्ट पे आज हम स्पेशल सेशन लाए हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। सेशन जो थोड़ा हमारा 9:30 के अराउंड था, बट थोड़ा सा डिले है। तो 2-4 मिनट, 2-4 मिनट तो ज्यादा ही हो जाएंगे। कुछ सेकंड्स और वेट कर लेते हैं, अगर कुछ और नए लोगों को जुड़ना होगा आज के सेशन में। और फिर हम नहीं तो आज का जो हमारा जो प्लान सेशन है उसे स्टार्ट कर देंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, आज का जो सेशन है वो हम लोग जो क्लासेस ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, जो क्लास इंग्लिश की मैं टॉपिक कवर कर चुकी हूँ, उस पे आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे, आप लोग आंसर्स दे सकते हैं चैट के थ्रू। एंड देन मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी। और नेक्स्ट सेशन जो भी हम करेंगे उसको हम कोई भी डिटेल्ड टॉपिक जो हमने नहीं कवर किया है उसको कर लेंगे। तो आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम सेशन के एंड पे उसे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ठीक है। तो हाँ दया जी, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। सभी को गुड इवनिंग। वैसे तो गुड नाइट का टाइम हो गया है, बट हम लोगों को भी सुस्त नहीं होना है। अभी तो काफी सारी पढ़ाई करनी है। तो सभी को फिर से गुड इवनिंग, और आज के सेशन में आप सभी का वेलकम है। और जस्ट इन केस आप में से किसी ने जो डिस्क्रिप्टिव जो हमारे सेशंस थे उन्हें नहीं अटेंड किया हो, तो मैं कोशिश करूंगी आपको यूट्यूब के जो हमारे वीडियोस हैं उसकी लिंक मैं आपको एक किसी वर्ड फाइल में या किसी में इकट्ठा करके आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आप में से जिनका भी कुछ टेंसेस या कुछ और भी स्पॉटिंग द एरर या कुछ लास्ट क्लासेस छूटी हैं, तो आप वो कवर कर सकते हैं आपके जो भी फ्री टाइम होगा तब। तो चलिए, अ, तो अब आप लोगों सभी आप सभी अगर तैयार हैं आज के सेशन के लिए, तो मुझे एक थम्स अप दे दीजिए, तो हम आज के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें चालू करेंगे। प्रोसेस यही है, आप लोग चैट में आंसर्स दीजिएगा और फिर हम लोग साथ में मिलकर आंसर देखेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। और फटाफट थम्स अप दे दीजिए मुझे चैट में इफ यू आर रेडी फॉर टुडे सेशन, एंड फिर हम लोग आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रिय जी ने मुझे थम्स अप दे दिया। लग रहा है वही सिर्फ तैयार हैं आज के सेशन के लिए, बाकी और कोई भी रेडी नहीं है। ऐसा है क्या? फटाफट मुझे थम्स अप दे दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, एंड इफ यू आर रेडी फॉर द सेशन। ओके, चलिए, 2 थम्स अप आए, एटलीस्ट 5 दीजिए तो मैं क्वेश्चंस पे जाती हूँ। ओके। ओके, राजेश जी ने भी और अनामिका जी ने भी थम्स अप दे दिया है। चलिए ठीक है। तो बाकी सभी लोग शायद नहीं इंटरेस्टेड है, पर आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए, ऑल द बेस्ट। आज के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो इन द sentences given below, 4 words have been highlighted and placed in a sentences. 4 वर्ड्स आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं एक सेंटेंस में। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा इन सेंटेंस में, इन वर्ड्स का। और वो ऑप्शंस में से आपको मुझे बताना है। तो अगर आप लोगों के पास एक पेन या पेपर होगा तो कुछ लोगों को आसानी होगी। थैंक यू, सभी लोगों ने थम्स अप दे दिया है। ठीक है, एवरीबडी इज रेडी फॉर द सेशन। तो आज का जो सेशन का पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे हैं जो कि एक सेंटेंसेस में प्लेस है। आपको बताना है इसका करेक्ट 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 सीक्वेंस क्या है, और इसका जो आप अरेंजमेंट करेंगे वो कैसा होना चाहिए। अगर कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो आप ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो मैं पढ़ती हूँ। फूड इज सरप्राइजिंग to the caste system, so it is not central that in many schools children are made to sit separately according to their caste status. काफी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल वोकेबलरी है। आप लोग बताइए इसका सही जो है, ये जो 4 वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, आपको उनको उनका सीक्वेंस बताना है। अगर ये सही सीक्वेंस में प्लेस है तो आप डी ऑप्शन दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कुछ सीक्वेंस चेंज करने की जरूरत है तो आप वैसे भी बता सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये हो सकता है कि आप ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं BACD हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, तो आप रख के देख लीजिए। फूड फूड इज सेंट्रल टू द कास्ट सिस्टम, so it is not surprising that in many schools children are made to sit separately according to their caste status. तो फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, सी BCD ऐसे आप रख के आंसर दे सकते हैं। आपको क्या लगता है ABCD में से व्हाट शुड बी द राइट आंसर? फटाफट बताइए।
तो कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या आपको टफ लग रहा है या क्या बात है? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट एटलीस्ट यू शुड गिव आंसर्स। गेस करिए, अगर इफ नॉट श्योर देन यू कैन गेस। ठीक है, प्रिय जी कह रहे हैं ए होना चाहिए, BACD। दया जी कह रहे हैं डी होना चाहिए, ADCB। ओके, बाकी लोगों को क्या लगता है, जो बाकी हमारे साथ में है साथी, उन लोगों को क्या लगता है? इसमें आपको रीअरेंजमेंट करना है जो हाईलाइटेड सेंटेंसेस है उनका। ठीक है, राजेश रंजन जी भी कह रहे हैं डी होना चाहिए। ठीक है, खाने की बात करें, फूड इज सरप्राइजिंग टू द कास्ट सिस्टम, मैं डी ऑप्शन के साथ जा रही हूँ जो आप लोग आंसर्स दे रहे हैं। सो इट इज नॉट सेंट्रल that in many schools children are made to sit separately according to the caste status। तो ए तो एक ही जगह में ही कह रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सी और ए ऑप्शन आ रहा है। चलिए, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो हमारा होना चाहिए ए ऑप्शन। क्योंकि ए में आप देख सकते हैं, अगर ए ऑप्शन के साथ जाएं तो फूड इज सेंट्रल टू द कास्ट सिस्टम, मतलब जो खाना है वो कास्ट सिस्टम का एक मेन पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। सो इट इज नॉट सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट इन मेनी स्कूल्स, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत सारे स्कूल्स में चिल्ड्रन आर मेड टू सिट सेपरेटली, बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता है उनके कास्ट सिस्टम्स के हिसाब से। तो अगर हम BACD के हिसाब से जाएं तो वो पूरा जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो पहले आना चाहिए सेंट्रल, देन सरप्राइजिंग, फिर सेपरेटली एंड स्टेटस। आई होप आपको समझ में आया हो, ये पूरा जो सेंटेंस है इसको मीनिंगफुल बनाता है। अगर ऐसे पढ़ें कि फूड एक सरप्राइजिंग, एक आश्चर्य की बात है कास्ट सिस्टम के लिए, तो ये मुख्य बात, मतलब ये जो सरप्राइजिंग और सेंट्रल है इसका पोजीशन जो है यहाँ पर इंटरचेंज करना पड़ेगा इसको ग्रामेटिकली करेक्ट बनाने के लिए। तो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जो काफी अलग तरीके का रीअरेंजमेंट जैसे कहते हैं ना आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे ही कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है अलग अलग टाइप के मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ, कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। इवन अगर आपको समझ में नहीं आए तो हम ऑप्शंस के साथ जाकर अपना जो आंसर है उसको ढूंढ सकते हैं। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, आपको बताना है रीअरेंजमेंट क्या होना चाहिए, कैसे रीअरेंजमेंट होना चाहिए या नहीं। द इंडियन गवर्नमेंट forested it is slowly but surely claims the war against winning gorilla, gorillas in India source rich moist regions। माओवादी लोग होते हैं ना, उनके बारे में लिया है, माओइस्ट रीजन्स। तो यहाँ पर आपको बताना है रीअरेंजमेंट होना चाहिए या नहीं रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा, जो हमारे 5 ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से हम लोग जा सकते हैं। तो पहले ऑप्शन के साथ जाएं तो BACD कह रहे हैं। तो बी में क्या हो रहा है? द इंडियन गवर्नमेंट क्लेम्स इट इज स्लोली बट श्योरली forested the war against winning gorillas in India resource rich Maoist regions। तो यहाँ पर ठीक है, रियल मी नाम से जो साथी जुड़े हैं वो कह रहे हैं बी होना चाहिए, बी भी देख लेते हैं। बी कह रहा है BCDA। तो द इंडियन गवर्नमेंट क्लेम्स इट इज slowly but surely winning the war against regions, okay, against regions gorillas in India resource rich moist forested। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑड हो रहा है बी में। सी ऑप्शन अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं देख लेती हूँ सी ऑप्शन में क्या बेटर है। सी में देखते हैं, यहाँ पर सी कह रहा है ADBC, द इंडियन गवर्नमेंट फॉरेस्टेड रीजन्स इट इज स्लोली, नहीं ये भी थोड़ा सा ऑफ है। चलिए आप लोग बाकी और किसी को लगता है किसी और ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं तो फटाफट बताइए, अदरवाइज वी विल मूव टू द आंसर्स। आज बहुत दिनों के बाद हमारा इंग्लिश का सेशन है, तो हम लोगों का जो टच है थोड़ा सा दूर हो गया। ऐसे क्वेश्चंस हम ऑन द डेली बेसिस अगर करेंगे तो आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहेगी। ठीक है, ए और अखिलेश जी ने सी कहा है, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ABC तीनों ऑप्शन है हमारे पास। तो जहां तक ठीक है, दया जी कह रहे हैं बी होना चाहिए।
चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पर जो है हमारा बी आंसर सही है। कैसे, देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं कि द इंडियन गवर्नमेंट, बी ऑप्शन के हिसाब से, द इंडियन गवर्नमेंट winning, no sorry, claims it is slowly but surely winning the war against regions gorillas in India's resource rich Maoist forest। तो ये बात कर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऐसा क्लेम कर रही है कि वो धीरे धीरे जो वॉर है उनकी, इंडिया में जो माओवादी हैं या इन लोगों के अगेंस्ट जो वॉर है या उनके रीजन्स में जो है वो विन कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। आप में से कुछ साथियों ने बी भी कहा था। तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इंग्लिश में हमें कभी कभी समझना पड़ता है, फिर हम लोग ऑप्शन से जाते हैं। इट इज अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, बट विथ प्रैक्टिस आप लोग इसको फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी कुछ इसी टाइप का है यहाँ पर। और आज के सेशन में जो बहुत ही नई वोकैबलरी है, जो काफी मुश्किल वर्ड्स हैं, उसके लिए मैं आपके लिए हिंदी मीनिंग भी मैंने पीपीटी में डाला है, सो दैट आपकी एक वोकैबलरी भी ऐड हो जाए और एग्जाम में आपको ऐसा कोई वर्ड आए तो आपको पता रहे उसका मतलब। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो है, the guidelines set by the Supreme Court to deal with independent crimes, including the need for an observed investigation, must be strictly heinous and followed। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर इज इन द क्वेश्चन। गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट क्राइम्स की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना, जघन्य अपराध मतलब बहुत ही सीरियस क्राइम्स की बात हो रही है। तो इसमें आप ऑप्शंस के साथ जाएंगे तो फटाफट सही आंसर बता देंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए। तो जैसे कि ए ऑप्शन के साथ जाएंगे, तो ए ऑप्शन में क्या कह रहा है, द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो नहीं होना चाहिए, फिर भी ये ऑप्शन को लिख के पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, अनामिका जी कह रहे हैं सी ऑप्शन के साथ, तो सी ऑप्शन पहले देखते हैं। द guidelines set by Supreme Court to deal with the heinous crimes, including the need for an independent investigation, must be strictly ऑब्जर्व्ड एंड फॉलोड। यहाँ पे जो सी है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, बाकी तीन लोग भी कह रहे हैं, सी जो है इसको ग्रामेटिकली करेक्ट बना रहा है। गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है जघन्य अपराधों के अगेंस्ट, उसको स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनको ऑब्जर्व करना चाहिए और फॉलोड किया जाना चाहिए, जो कि आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे सी जो है इज द राइट आंसर। जैसे कि आप सभी ने कहा, यहाँ पर जो सी है इज द करेक्ट एंड ग्रामेटिकली प्रॉपर आंसर है। तो वेरी वेल डन, आप लोग बेटर हो रहे हैं विद द क्वेश्चंस, तो विच इज अ गुड साइन। तो चलिए इसी इसी नोट पे मैं बाकी लोगों से भी कोशिश करूंगी कि आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जाके कोशिश करें आंसर्स देने की, इससे आपको एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी अप्रोच फॉलो करके। जब भी रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आए, ऑलवेज गो थ्रू द ऑप्शंस, आप ऑप्शंस के थ्रू जाकर आप समझ सकते हैं। तो ठीक है दया जी, आपने भी सही बोला, सी यहाँ पर है, जो सी जो है वो सही आंसर है। तो यहाँ पर आंसर सी द करेक्ट सीक्वेंस होगा, गाइडलाइंस होगा, फिर जघन्य अपराध हीनियस, इंडिपेंडेंट, ऑब्जर्व्ड। चलिए वेरी वेल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन से ही हो रहा है माझं पेज। पोटमाळ लागलं व्याख्या काय सर? जो रियलमी से जुड़े हैं सर, प्लीज आपका माइक म्यूट कर लीजिएगा, थैंक यू। हाँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। Given that scientists have a high degree of certainty on losses that will arise from climate change, there must be a steady progress on addressing damage। आपको बताना है इसमें क्या रीअरेंजमेंट की जरूरत है, अगर है तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। Given that scientists have a high degree of certainty on losses that will arise from climate change, there must be steady progress on addressing damage। तो ये एक साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जिनके पास काफी हाई डिग्री है, उनको पता है कि लॉसेस कितने ज्यादा होंगे क्लाइमेट चेंज के कारण। तो इसलिए वो एक स्टेडी प्रोग्रेस के साथ, एक धीरे धीरे कोशिश करके उस डैमेज को
एड्रेस कर रहे हैं उसको आपको बता रहे हैं, तो इसका ये मतलब है सेंटेंस का। फटाफट बताइए, आपको पहले लगता है पढ़ के, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो कहीं कुछ आपको और दिख रहा है या नहीं, उससे हमें पता चलेगा कि हमें रीअरेंजमेंट की जरूरत है या नहीं। तो ये सेंटेंस आप लोग पढ़िए और बताइए। ठीक है, सी बोल रहे हैं अखिलेश जी। दया जी कह रहे हैं बी। ठीक है, और बाकी लोगों को क्या लगता है? ठीक है, प्रिय जी कह रहे हैं डी होना चाहिए। बाकी ठीक है। एक अनामिका जी कह रहे हैं एफ ऑप्शन, जो कि है नहीं। ठीक है, डी कह रहे हैं, डी, ए डी बी सी। Given that the scientists have a high degree of addressing on losses that will arise from climate change, there must be uh, there must be a steady process on addressing certainty damage. certainty damage आपको लगता है क्या सही ऑप्शन होना चाहिए, कि क्या सही सेंटेंस में मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है, सर्टेनिटी एंड डैमेज? ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे लगता है आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस में जो है गलत नहीं है। इस क्वेश्चन में हमको रीअरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सेंटेंस है ग्रामेटिकली और वर्ड वाइज सही तरीके से अरेंज है। देखिए, साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं जिनको पता है सर्टेनिटी ऑन लॉसेस सही होगा, सर्टेनिटी डैमेज नहीं हो सकता। सर्टेनिटी ऑफ डैमेजेस हो सकता है, पर डैमेज सिंगल की बात हो रही, डैमेजेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से पढ़ेंगे, क्लाइमेट, गिवन दैट साइंटिस्ट हैव अ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑन लॉसेस दैट विल अराइज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, देयर मस्ट बी स्टेडी प्रोसेस ऑन एड्रेसिंग डैमेज। डैमेज को एड्रेस करने की एक स्टेडी प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, लॉसेस की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट को पता है कि एक हाई डिग्री है, एक ज्यादा संभावना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें नुकसान होगा, लॉसेस होंगे। तो यहाँ पर जो है ई ऑप्शन सही है, नो रीअरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। जो सारे हमारे वर्ड्स हैं दे आर प्रॉपरली प्लेस्ड। आई होप आप लोगों को मतलब अंडरस्टैंड हुआ होगा ये, जो यहाँ पर ई इज द करेक्ट ऑप्शन। तो वेरी वेल डन, आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे विद द क्वेश्चंस हम बेटर होते जाएंगे। तो मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ, 5 क्वेश्चंस लाई हूँ हर टाइप के, ताकि आप लोग एक बार, बहुत दिनों के बाद हम इंग्लिश कर रहे हैं तो थोड़े से एक्सरसाइज हमारी हो जाए मेंटल, और आगे हम क्वेश्चंस में काफी और कॉन्फिडेंस से जवाब दे पाए। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस में हिंदी में मीनिंग भी लाई हूँ ताकि आपको आंसर्स देने में आसानी हो। चलिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, दो फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल सेंटेंसेस को, वर्ड्स को सेंटेंस में डाल के आपको इसको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन है, हिज विजन could well be the dash that the policy makers use to dash the banking sector। विजन की बात कर रहे हैं, तो बताइए क्या ऑप्शन हो सकता है। रियलमी जी कह रहे हैं बी। बी है, हिज विजन कुड वेल बी द मैनर दैट पॉलिसी मेकर्स यूज टू शेप द बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे बात हो रही है, पॉलिसी मेकर्स जो है वो कुछ बैंकिंग सेक्टर को कर रहे हैं। किसी इंसान की बात हो रही है, किसी मेल की बात हो रही है कि उसका विजन एक कुछ हो सकता था जिसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स थे वो बैंकिंग सेक्टर्स को कुछ कर सकते थे। ए कह रहे हैं, तो ए ऑप्शन रख के देखते हैं, हिज विजन कुड वेल बी द रोड मैप दैट द पॉलिसी मेकर्स यूज टू रिस्ट्रक्चर द बैंकिंग सेक्टर। तो दिस मेक सेंस। प्रिय जी, रिंकू जी ने कहा ए ऑप्शन, ये थोड़ा सेंस बना रहा है कि उसका विजन जो था एक रोड मैप की तरह था, जिससे पॉलिसी मेकर्स जो थे पूरा जो बैंक का, जो बैंकिंग सेक्टर का रिकंस्ट्रक्शन, रिस्ट्रक्चरेशन कर सकते थे। तो ए इज मेकिंग सेंस जी। तो यहाँ पर ए जो है हमारा सही जवाब है। ठीक है, रोड मैप और रिस्ट्रक्चर, उसका विजन, उसका जो देख सोचने का तरीका एक रोड मैप की तरह था, जिसके बलबूते पे पॉलिसी मेकर जो है बैंकिंग सेक्टर को रिस्ट्रक्चर, पुनर्गठन कर सकते थे बैंकिंग स्ट्रक्चर का।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी का आंसर आना चाहिए, आपको पता चल गया ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। ये भी सेम टाइप का ही है। अ पर्सन्स फॉर्मल एजुकेशन बैकग्राउंड में डैश रिच बट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टू सम डिग्री एजुकेशन डैश अ पर्सन नॉलेज एंड स्किल्स बेस। तो आपको एक पर्सन की जो फॉर्मल एजुकेशन होती है बैकग्राउंड, वो डैश रिच हो सकता है और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का हो सकता है। कुछ हद तक एजुकेशन डैश अ पर्सन्स नॉलेज एंड स्किल स्पेस। थोड़े से इसमें मुश्किल वर्ड्स हैं, तो मैं आपको किसी वर्ड का अगर कंफ्यूजन हो तो मैं आपको मीनिंग बता सकती हूँ। चलिए, राजेश रंजन जी कह रहे हैं सी होना चाहिए, एग्जिबिट एंड डेवलप। तो मैं एग्जिबिट रिच बट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन टू सम डिग्री एजुकेशन इवॉल्व्स सॉरी डेवलप्स अ पर्सन्स नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, डी राणा जी कह रहे हैं डी होना चाहिए, मे कवर रिच बट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड टू सम डिग्री एजुकेशन इन इवॉल्व्स अ पर्सन्स नॉलेज एंड स्किल। इवॉल्व्स और डेवलप का मतलब होता है विकसित करना। यहाँ पे हमारे सरमाउंट का मतलब है कि, ठीक है डी कह रहे हैं सरमाउंट एंड शोज, शो का मतलब दिखाना, और सरमाउंट का मतलब होता है कि कैसे बताऊं मैं आपको वर्ड में हिंदी में, अ, चाहिए मतलब किसी चीज को ओवरकम करना, डिफिकल्टी से बाहर आना, हावी होना किसी चीज पे, सरमाउंट का मतलब होता है। ठीक है, तो सी और डी में हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब जो है क्या होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए बी, यील्ड एंड इंडिकेट्स। तो यहाँ पर यील्ड का हिंदी मीनिंग में आपको बताती हूँ। यील्ड का मतलब होता है उपज। तो क्या है, एक पर्सन की जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन जो वो स्कूल में पढ़ता है, में यील्ड रिच बट कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, वो एक रिच इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन का इजाद कर सकता है या उसकी उपज हो सकती है। पर कुछ कुछ डिग्री तक, कुछ हद तक एजुकेशन जो है वो इंडिकेट करती है, दिखाती है कि एक पर्सन का नॉलेज और स्किल बेस क्या है। तो इस लिहाज से यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है, यील्ड एंड इंडिकेट, जो है वो सही होना चाहिए। एक पर्सन का जो फॉर्मल एजुकेशन होता है, वो उसके दिमाग में कॉम्प्लेक्स और रिच, कॉम्प्लेक्स एक मतलब बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी होती है, एजुकेशन के थ्रू वो और अच्छी हो जाती है। और कुछ हद तक पढ़ाई, एजुकेशन जो है कि इंसान का स्किल कितना है और पर्सन की नॉलेज कितनी है उसको इंडिकेट करता है, उसको दिखाता है। तो इस वे में यील्ड एंड इंडिकेट्स जो है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट और कंप्लीट बनाता है। तो यहाँ पर बी और सॉरी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। It is said it is said when you dash a rural woman, you in turn make a complete family socially and economically dash। चलिए, ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि ऐसा कहा जाता है व्हेन यू डैश, आप जब किसी रूरल वुमन को डैश करते हैं तो उसके बदले में आप एक पूरी फैमिली को सोशली और इकोनॉमिकली डैश कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द राइट वर्ड? ठीक है, तो आप सभी कह रहे हैं बी होना चाहिए। इट इज सेड व्हेन यू empower a rural woman, you in turn make a complete family socially and economically independent। ठीक है, सभी लोग जो है वो सेम ऑप्शन के साथ जा रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर जो है आपका जो ऑप्शन है बी, यस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर एम्पावर और इंडिपेंडेंट ही यूज होना चाहिए। जब हम एक किसी रूरल, किसी गांव की महिला को हम शक्ति देते हैं, एम्पावर करते हैं नॉलेज से या किसी भी चीज से, तो हम एक पूरी फैमिली को सामाजिक और इकोनॉमिक वे में इंडिपेंडेंट बनाते हैं। तो यस, एवरीबॉडी इज राइट, बी इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी वेल डन, वी आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। तो चलिए, this is the next question. The system has its own customs, tradition, and social implication, and thus dash of self-help group is dash an easy task। तो बता रहे हैं कि जो रूरल सिस्टम है उसके खुद के एक रीति रिवाज होते हैं, सोशल उसके इम्प्लीकेशन होते हैं, सोशल उसकी
प्रतिक्रियाएं होती है, दस डैश ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज डैश एन इजी टास्क। तो बताइए क्या होना चाहिए। ई बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज नेवर एन इजी टास्क। ओके, राजेश जी कह रहे हैं ई होना चाहिए, बाकी साथियों को क्या लगता है, फटाफट बताइए। ये क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन मतलब इजी पार्ट पे है, आप सभी दे सकते हैं जवाब। बात कर रहे हैं कि गांव में उनके खुद के कस्टम्स, उनके कस्टम, उनके सब कुछ उनके हिसाब का होता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को करना इजी टास्क क्या है कि नहीं। तो कुछ लोग ई कह रहे हैं बी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इज फॉर एवर एन इजी टास्क। ओके, चलिए ये यहाँ पर जो है जैसे कुछ साथी कह रहे हैं ई ऑप्शन फॉर्मेशन एंड नेवर जो होगा सही जवाब होगा, क्योंकि बात कर रहे हैं गांव देहाती प्रांत की, जहां पर उनके खुद के कस्टम्स होते हैं, खुद के। रवि कुमार जी आपका माइक म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, थैंक यू। तो बात कर रहे हैं कि उनके खुद के रीति रिवाज होते हैं, तो उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं जो, हाँ, जो बाहर से उनकी मदद करने के लिए आते हैं लोग, उनको बनाना बहुत कभी भी आसान टास्क नहीं होता, क्योंकि वो दूसरे की जो चीजें हैं उसे मानते नहीं है। तो यहाँ पर ई इज द राइट आंसर, फॉर्मेशन एंड नेवर इज द करेक्ट यूसेज। ये दोनों वर्ड जो है इसको करेक्ट बना रहे हैं सेंटेंस को। हियर ई इज द राइट आंसर। कंपोजिशन एंड ऑलवेज इन इजी टास्क बोल रहे हैं बनाना सेल्फ हेल्प ग्रुप को इजी नहीं है। अगर हम देखेंगे इसका जो टोन है ये नेगेटिव सेंस में है, इज नॉट एन इजी टास्क। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाना इज नेवर एन इजी टास्क, तो सही बैठेगा। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान जिंक डैश अ लार्ज कॉर्पोरेट ऑल्सो हैज लार्ज डैश ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। हिंदुस्तान जिंक जो है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शंस बताइए। सारे ऑप्शंस रख के देख लीजिए पहले फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, राजेश जी कह रहे हैं डी, राजेश रंजन जी ने कहा है डी, राजेश जी फ्रॉम ग्रामीण बैंक कह रहे हैं बी होना चाहिए। दोनों ऑप्शन मैं आपको रख के बताती हूँ। हिंदुस्तान जिंक, डी ऑप्शन है पहले, बीइंग अ लार्ज कॉर्पोरेट ऑल्सो हैज अ लार्ज कंजप्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। और बी ऑप्शन रखेंगे तो हिंदुस्तान जिंक हैविंग a large corporate also has large destruction of these products। तो एक में डिस्ट्रक्शन की बात करें, एक में कंस्ट्रक्शन कंजम्पशन मतलब इस्तेमाल की बात हो रही है, और एक में उसको खराब प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ साथी बी कह रहे हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं बी, राणा जी, दया जी, प्रिय जी कह रहे हैं डी। ठीक है, बीइंग हिंदुस्तान बीइंग अ लार्ज कॉर्पोरेट, हिंदुस्तान जिंक बीइंग अ लार्ज कॉर्पोरेट या हैविंग अ लार्ज कॉर्पोरेट, दोनों में से आपको क्या ग्रामेटिकली करेक्ट लगता है। आप दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आई होपफुली। तो ठीक है, डी कह रहे हैं रिंकू जी भी। ठीक है, और कोई है जिन्हें डी के अलावा कोई और ऑप्शन लगता है, आप भी लिख सकते हैं। अनामिका जी भी कह रहे हैं डी शुड बी द राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो डी होना चाहिए, क्योंकि कंजप्शन का तो मतलब आपको समझ में आ गया कि उसके रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करता है, क्योंकि एक बड़ा कॉर्पोरेट है। बीइंग लार्ज कॉर्पोरेट, या मैं बोलूंगी बीइंग जो है किसी के होने का के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक जो है बीइंग लार्ज कॉर्पोरेट, क्योंकि वो एक लार्ज कॉर्पोरेट है, इसलिए उसका जो लार्ज कंजप्शन है उसके प्रोडक्ट्स का, खुद भी अपने प्रोडक्ट्स जो हैं, दीज प्रोडक्ट्स जो भी हैं, उसका लार्ज मतलब काफी भारी इस्तेमाल करती है। तो वहां यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। डी आप रखेंगे तो डी जो है ग्रामेटिकली यूज होगा यहाँ पर। कोई भी आप किसी भी ऐसे कॉर्पोरेट की बात कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो और बता रहे हैं कि वो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है या वो एक फेमस इंस्टीट्यूशन है, तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। Churchill did not and could not dash that Balia would ignite the fire that would dash and destroy the
कर्नल रूल बोथ इन इंडिया एंड बियॉन्ड। तो चर्चिल को नहीं पता था, डिड नॉट, कुड नॉट। तो बोल रहे हैं कि दो तरीके से निगेशन है कि बलिया आग लगा सकता है एंड वुड डैश द कर्नल रूल बोथ इन इंडिया एंड बियॉन्ड। तो यहाँ पर क्योंकि आपके पास हिंदी में भी ऑप्शंस हैं, तो मुझे लगता है पहले ही नजर में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं आपको हिंदी में से नहीं बता रही क्योंकि आप फिर पता ही लगा देंगे आंसर। ठीक है, अज्यूम बोल रहे हैं और बरी। देखिए चर्चिल बोल रहे हैं कि वो गेस नहीं कर पाए कि बलिया जो है आग लगाएंगे और वुड कि डिस्ट्रॉय कर देंगे जो कर्नल रूल है ना इंडिया में और बियॉन्ड में। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं डी, बरी एंड डिस्ट्रॉय। बरी का मतलब होता है गाड़ देना किसी भी चीज को, और अज्यूम का मतलब है अंदाजा लगाना। एंटिसिपेट का मतलब भी अंदाजा लगाना है। प्रिय जी कह रहे हैं ए, और ए और डी में आप लोग आंसर दे रहे हैं। एनगल्फ का मतलब एक ये भी होता है किसी भी चीज को आप निगल जाएं, या उसको मतलब आप खत्म कर, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दें, एक तरीके से कह सकते हैं। तो किसी भी चीज को घेर लेना, ये भी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, ए ऑप्शन, दो ऑप्शन आए हैं हमारे पास, ए और एक, और काफी कुछ कुछ साथियों ने दिया है कि होना चाहिए। ठीक है, सी, फिगर एंड प्लंज। ओके, तो यहाँ पे मैं प्लंज का मीनिंग डालना भूल गई हूँ। प्लंज का मतलब होता है किसी भी चीज में एनर्जेटिकली, मतलब छलांग लगा देना, किसी भी चीज में आप उत्साह के साथ अगर एंटर कर जाते हैं, उसको आप प्लंज कहते हैं। है ना, किसी भी चीज में डुबकी लगाना। तो चलिए यहाँ पर मिक्स्ड आंसर्स है। मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो सही होना चाहिए। एंटिसिपेट एंड एनगल्फ। एंटिसिपेट का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट करना, अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट करना। एनगल्फ का मतलब होता है पावरफुली अफेक्ट करना, या फिर किसी चीज, किसी भी व्यक्ति, किसी भी चीज को निगल जाना, या फिर उसकी घेराबंदी कर लेना। तो यहाँ पर जो है चर्चिल नहीं एंटिसिपेट कर पाए, सोच ही नहीं पाए, अंदाजा ही नहीं लगा पाए कि जो बलिया है वो आग लगाएगा, और उससे जो है और उससे जो है उनका जो कर्नल राज्य है इंडिया में और उससे बाहर, उसको निगल जाएगा या उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहाँ पर जो है थोड़ी वोकैबलरी जो हमारा जो थोड़ी थोड़ी न्यू थी हमारे लिए, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे टफ हो गया। बट यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, जैसे आप में से कुछ लोगों ने गेस भी किया ए। चर्चिल डिड नॉट एंड कुड नॉट एंटिसिपेट। डी, डी में कह रहे हैं कि अज्यूम नहीं कर पाए। बरी मतलब कि वुड बरी एंड डिस्ट्रॉय करना, किसी आप एनगल्फ हमेशा देखिएगा, कभी भी हम ऐसी चीजों की बात कर रहे हो जिसको टेक ओवर कर सकते हैं, या जिसको हम लोग मतलब जिसपे हम लोग अपना कब्जा कर सकते हैं, उसके लिए आप जनरली आप एनगल्फ का इस्तेमाल करते हैं। बट बरी जो है ये उस वे में इस्तेमाल होगा जब हमने किसी फाइट में किसी सोल्जर्स या किसी भी, बरीड का मतलब होता है कि बरी करना, जैसे क्या कहेंगे, मैंने आपको बताया था ना, गाड़ देना किसी भी चीज को, अंडर द मतलब धूल मिट्टी में मिला देना। तो वो उस सेंस में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे जो एनगल्फ है इस सिचुएशन के हिसाब से, किसी चीज को टेक ओवर करने के हिसाब से, इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे अज्यूम जो है डी में फर्स्ट पार्ट इज ओके, बट बरी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द सेकंड पार्ट, इसलिए यहाँ पर ए जो है बेटर फिट है फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। बट ठीक है, कुछ वर्ड्स जो है हाफ, आधे में सही होते हैं और आधे में जो गलत होते हैं, उस वजह से ऑप्शन जो है गलत हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये भी ब्रिटिश कंपनी के बारे में ही है। When the British company established dash in the name of trade in 18th century India, its officers trebled the taxes local peasants were dashed to pay. तो तो ये तो बड़ा इजी है, आप फटाफट देखेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स वो नहीं है। ब्रिटिश इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था, क्या एस्टैब्लिश किया था ट्रेड के नाम पर 18 सेंचुरी में, कि इस इंडिया में इस उसके ऑफिसर्स जो है, ठीक है, सी ऑप्शन आ गया है, जो कि है कंट्रोल एंड ऑबलाइज्ड।
तो established control in the name of trade in 18th century. India, its officers trebled the taxes local peasant were obliged to pay. ए ऑप्शन कह रहा है ब्रिडल, लगाम लगा ली उन्होंने. when the British company established bridle in the name of trade in 18th century, its official trebled the taxes local peasants were urged to pay. urge का मतलब है कि उनने अर्ज मतलब कि पॉजिटिव वे में बोलेंगे कि उनकी बहुत इच्छा थी टैक्सेस पे करने की. तो अगर आप पूरा सेंटेंस एक बार और पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव थीम में है या नेगेटिव. एक बार फिर से पढ़िएगा राजेश रंजन जी. आप मतलब यहाँ पर जो अर्ज जो है ना इज नॉट नॉट द करेक्ट वर्ड. उन्होंने ब्रिटिश कंपनी ने कुछ ऐसा एस्टैब्लिश किया ट्रेड के नाम पर कि जो लोकल पीजेंट थे, ऑफिसर्स थे, वो ट्रेबल्ड मतलब उनको पे करना पड़े टैक्सेस. तो ये थोड़ा एक खुद की इच्छा से तो पे करने के लिए अर्ज नहीं हो सकते वो. तो यस, ओबलाइज इज द राइट वर्ड. इन डेप्थ करेक्ट नहीं होगा, होल्ड भी नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड भी नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर जो करेक्ट बैठा है ओबलाइज मतलब कि आपको करना ही पड़ेगा. यू आर ओबलाइज टू फॉलो दिस रूल्स. आपको जरूर जरूर आपको कानून ऐसा कहता है कि आप लीगली मॉरली आप बाउंडेड हो ये करने के लिए. तो यहाँ पर ओबलाइज का मतलब ये होता है कि आप कृतज्ञ हैं, आपको लीगली आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी. तो यहाँ पर ओबलाइज जो है वो सही बैठ रहा है, सी ऑप्शन. और अगर हम पूरा वो करें, और ट्रेबल्ड का मतलब होता है 3 गुना ज्यादा कर देना. इट्स ऑफिसर्स ट्रेबल्ड द टैक्सेस लोकल पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू पे. उनके ऑफिसर्स ने 3 गुना कर दिए. व्हेन द ब्रिटिश कंपनी एस्टैब्लिश्ड कंट्रोल इन द नेम ऑफ ट्रेड, इट्स ऑफिसर्स ट्रेबल्ड द टैक्सेस एंड लोकल पीजेंट्स वर obliged to pay. तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. जैसे आप में से कुछ लोग कह रहे हैं जब ब्रिटिश कंपनी ने अपना कंट्रोल कर दिया ट्रेड के नाम पर और उनके ऑफिसर्स ने जो है 3 गुना कर दिए टैक्सेस, तो जो हमारे फार्मर्स थे, जो हमारे लोकल हमारे फार्मर्स थे, उनको जबरदस्ती पे करना पड़ा. ऑबलाइज थे, लीगली और मॉरली बाउंड थे. तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. ये चलिए, ये तो बैंकिंग से रिलेटेड ही टर्म्स है. आई होप आप लोग फटाफट बता देंगे. द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डैश अ वर्किंग ग्रुप टू सजेस्ट मेजर्स फॉर डैश ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स. वीक पब्लिक सेक्टर्स के बैंक के लिए कुछ उन्होंने सजेस्ट किया है आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करने के बाद. तो क्या कमीशन अ वर्किंग ग्रुप होना चाहिए, एस्टैब्लिश्ड अ वर्किंग ग्रुप, रीशेप्ड अ वर्किंग ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप? और ठीक है, आप लोग सी कह रहे हैं तो मैं सी ऑप्शन चेक करती हूँ पहले. द आरबीआई इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ वर्किंग ग्रुप टू सजेस्ट मेजर्स फॉर रिवाइवल ऑफ वीक पब्लिक सेक्टर बैंक. ठीक है, दिस मेक सेंस. ई देख लेते हैं. ऑर्गेनाइज्ड working group to suggest measures for development of weak sector weak public sector banks. ठीक है, तो पहले पहले में कह रहा है कि उन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप, और आप जो डी ई ऑप्शन में कह रहे हैं ऑर्गेनाइज किया है, मतलब कि उन्होंने बना ऑर्गेनाइज करना के उसको बनाया है. प्रिय जी कह रहे हैं डी होना चाहिए. ओके, यहाँ पर सी, सॉरी मैंने डी बोला, आप लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं. रीशेप्ड वर्किंग ग्रुप, रीशेप का मतलब तो समझते हैं ना कि शेप उसका चेंज कर दिया, पहले किसी और तरीके से था फिर उसे दोबारा से बना दिया गया. ठीक है, और मर्जर, मर्जर मतलब तो मर्जर यहाँ पर सही वर्ड नहीं होगा फॉर दिस स्टेटमेंट. मर्जर इज नॉट राइट. मर्जर मतलब कि दो लोगों का साथ में आना, कोई दो कंपनियां मर्ज हुई मतलब एक साथ में उन्होंने विलय कर लिया, या फिर कह सकते हैं मर्जर को आप कह सकते हैं. और जैसे कि बिस्लरी एंड टाटा मर्ज इनटू वन कंपनी, दो लोग जब साथ में आके काम करते हैं ना उसे मर्जर कहते हैं. तो यहाँ पे मर्जर इज नॉट द केस.
तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन जो होना चाहिए डी मेक्स करेक्ट सेंस, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट किया, बनाया क्या, एक वर्किंग ग्रुप, क्या सजेस्ट करने के लिए, ताकि वीक पब्लिक जो सेक्टर बैंक है उनको रिवाइवल कर सके, उनका पुनर् 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 से उनका उत्थान कर सके। तो यहाँ पर रिवाइवल और कॉन्स्टिट्यूट जो है वो सही यूसेज है। चलिए नेक्स्ट उससे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको ये स्पॉटिंग द एरर का एक नया टाइप का क्वेश्चन है। कुछ कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, हम लोग फटाफट कवर कर लेंगे एज इट इज गोइंग टू बी 10:30। चलिए इसमें क्या करना है, देयर इज एन एरर इन एनी टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, यू हैव टू आइडेंटिफाई द सेम, एंड इफ देयर इज नो एरर अकॉर्डिंग टू यू देन मार्क ऑप्शन 5 एज योर आंसर। कोई दो पार्ट हैं जिसमें गलती है, तो आपको बताना है कौन से है। तो यहाँ पर जो है डिसिप्लिन, एनालाइज, डिटरमाइन और देम, ये सेंटेंसेस का एंड है। ठीक है, आपको बताना है कौन से सेंटेंसेस जो है गलत हैं। हिस्ट्री कैन ऑल्सो रिफर टू द academic discipline that uses a narrative to determine and analyze and sequence of past sentences। तो यहाँ पर जैसे पहली बात तो थोड़ा सा, अगर आप में से टेंसेस या हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जब भी हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की बात करते हैं, ए ई आई ओ यू के साथ हम लोग, ये तो आर्टिकल्स में अगर ए ई आई ओ यू है तो हम ए का एन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखिएगा एन का इस्तेमाल गलत हुआ है, अ सीक्वेंस होना चाहिए, जो कि एन सीक्वेंस लिखा हुआ है, तो विच इज अ रॉन्ग ऑप्शन। और पहले में क्या लिखा है, हिस्ट्री कैन ऑल्सो रिफर टू द academic डिसिप्लिन। ठीक है, हाँ बी में भी गलती हुई है, जैसे कि प्रिया जी कह रहे हैं दैट की जगह होना चाहिए विच यूजेस अ नैरेटिव टू डिटरमाइन एंड एनालाइज। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बी और सी जो है वो गलत हैं, क्योंकि दैट की जगह होना चाहिए था विच, और ए एंड सीक्वेंस नहीं होगा, कभी भी ए सीक्वेंस होगा। आर्टिकल्स के रूल कहते हैं कि आप वॉवल्स के साथ एन का इस्तेमाल करें और कंसोनेंट्स के साथ आप ए का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे एंड सीक्वेंस नहीं, ए सीक्वेंस होना चाहिए था, तो विच मेक्स सी, बी और सी दोनों ही गलत है ना। तो यहाँ पर हमारा बी में दैट को विच से रिप्लेस करना है और सी में एंड को ए से, तो सही जवाब होना चाहिए सी। चलिए आज इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आप हम लोग आप मैं चाहूंगी आप लोग पार्टिसिपेट करें। चलिए इसमें क्या है, एंशियंट इन्फ्लुएंसेस हैज helped Swan variant interpretation of the nature of history which have evolved over the centuries and continue to change today। अब आपको बताना है इसके कौन से दो पार्ट में एरर है, अगर कोई एरर नहीं है तो हम लोग ई ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। आप लोग फटाफट गैस कीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं एंशियंट इन्फ्लुएंस जो है हैज हेल्प्ड के बजाय मुझे लगता है हैव हेल्प्ड होना चाहिए, और जो है हमारा इवॉल्व का जो यूज है यहाँ पर, इवॉल्व जो हमें इस्तेमाल किया गया है, इवॉल्व्ड होना चाहिए, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात करें, द नेचर ऑफ हिस्ट्री जो होगी वो इवॉल्व्ड होनी चाहिए। हाँ जैसे राणा जी, राजेश जी कह रहे हैं आप लोग हाँ हैव इवॉल्व्ड, जी प्रिय जी जैसे कह रहे हैं यहाँ पर हैव इवॉल्व्ड होना चाहिए, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, जो कि ए हमारा ऑप्शन है, राजेश जी ने भी यही दिया है, प्रिय जी ने भी यही आंसर दिया है, अखिलेश जी कह रहे हैं बी होना चाहिए, ए और बी। द नेचर ऑफ हिस्ट्री सॉरी हेल्प्ड स्वान वेरिएंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर, तो बी इज करेक्ट सर। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही है, इसलिए बी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ए एंड सी में, यहाँ पर ए में हैज की जगह हैव होना चाहिए और इवॉल्व की जगह इवॉल्व्ड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो विच मेक्स ए द राइट आंसर, यहाँ पर ए हमारा जो है सही जवाब है। चलिए वेरी वेल डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट बता दीजिए। The Congress leader further said that her brother was wrongly portrayed by BJP for a decade, and yet he had the courage to go to another side of the parliament and hug the man who called his mother names। ठीक है, तो पहला तो आपको एरर दिख रहा है स्टार्टिंग के ही सेंटेंस में, पोर्ट्रे लिखा है जो पोर्ट्रे नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए फटाफट। जी बी कह रहे हैं,
पोर्ट्रे का पोर्ट्रेड होना चाहिए, पोर्ट्रेड बाय बीजेपी। और ठीक है, आप लोग कह रहे हैं बी, विच इज बी एंड सी। और सी में क्या है, अनादर साइड नहीं होना चाहिए, अदर साइड होना चाहिए। जैसे आप लोग कह रहे हैं बी, अखिलेश जी और राणा जी ने कहा है, तो ही हैड द करेज टू गो टू द अदर साइड, नॉट अनादर। तो यहाँ पर बी एंड सी जो है गलत है, जो कि विच मीन्स बी द राइट आंसर। जी, वेरी वेल डन आप लोग। जो लोग ध्यान से अटेम्प्ट कर रहे हैं, वेरी वेल डन। यहाँ पर बी जो है हमारा सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने कहा, बी में पोर्ट्रे को पोर्ट्रेट से रिप्लेस कीजिए और अनादर को अदर से। हाँ, तो इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज इमर्ज्ड इन द मिड 20th सेंचुरी with the focus on the intellectuals and their books in the one hand, and on the other, the study of ideas as disembodied object with a career of their own। तो इसमें बताइए आपको कौन से जो दो ऑप्शंस, आप दो सेंटेंस में जो पार्ट्स हैं वो एरर लग रहे हैं। इन द वन हैंड होना चाहिए क्या? इसमें तो बहुत ज्यादा। ठीक है, राजेश जी कह रहे हैं बी और ए। बी जो है सी डी है, और ए ऑप्शन में कह रहे हैं बी एंड डी। तो आप ए बोलना चाहेंगे या बी? देखिए, ऑन एंड देयर बुक्स इन द वन हैंड नहीं होना चाहिए यहाँ पर, तो मुझे लगता है यहाँ पर बी जो सी ऑप्शन है वो गलत है। आइडियाज एज डिसएम्बॉडीड ऑब्जेक्ट विद अ करियर। ठीक है, सी डी, प्रिय जी कह रहे हैं सी डी। या यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में जो है बी तो गलत है, पर यहाँ पर सॉरी, बी इज द राइट वन। इन द मिड सेंचुरी, इन द मिड 20th सेंचुरी विद द फोकस ऑन द इंटेलेक्चुअल, ये तो सही है। और ए ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर सी और डी जो है थोड़ा गड़बड़ है। ये होना चाहिए एंड देयर बुक्स ऑन द वन हैंड एंड ऑन द अदर द स्टडी ऑफ आइडियाज एज इम्बॉडीड डिसएम्बॉडीड ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्ट से आप, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, आइडियाज ऑफ डिसएम्बॉडीड ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है। तो विच मेक्स बी द राइट आंसर। हाँ, वैसे आपका ये भी कहना सही है, मिड ऑफ, इन द मिड ऑफ 20th सेंचुरी होना चाहिए। तो हाँ, ये भी एक गड़बड़ है। बी सेक्शन में भी गड़बड़ है, तो यहाँ पे तीन ही सेंटेंस में एरर है। तो ठीक है, विच मेक्स ए एंड बी बोथ द करेक्ट आंसर। आप दोनों, आप लोगों का ऑप्शन सही है। बी सी डी तीनों ही गलत है यहाँ पे। मिड ऑफ 20th सेंचुरी होना चाहिए। वेरी वेल स्पॉटेड, बहुत अच्छा एरर स्पॉट किया है आपने, वेरी वेल डन। चलिए इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोनों ही सही है, बी डी जिन्होंने आंसर दिया, ए इज ऑल्सो राइट एंड सी डी इज ऑल्सो राइट। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। ठीक है, फटाफट बताइए इसका, उसके बाद हमारे पास कुछ लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं, फिर हम आज का क्लास जो है आपको फ्री कर सकते हैं। द पिक्चर वॉज टेक एट द विरोंगा नेशनल पार्क इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द टू गोरिल्लाज Dakasi and Matabishi has become something of an overnight internet sensation। चलिए बताइए यहाँ पर आपको कौन कौन से ऑप्शन जो हैं गलत पढ़ने में लग रहे हैं, एररफुल हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ टेक नहीं होना चाहिए, जो कि टेक के बजाय होना चाहिए क्या, टेकन। ए इज राइट, ए एंड सी। ठीक है, ए में जो है वॉज टेकन, पिक्चर वॉज टेकन होना चाहिए, वॉज टेक नहीं होना चाहिए। और और कौन सा कह रहे हैं, सी ऑप्शन, have become something होना चाहिए। has की बजाय have become something of an overnight internet sensation। Very well spotted। यहाँ पर A is the right option। A and C both are wrongly framed। taken and has की बजाय होना चाहिए था have। Very well done। राणा जी ने कहा C। सी में कह रहे हैं बी और ए, इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द टू गोरिल्लास। बी ऑप्शन इज राइट, इसलिए यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर, जैसे अखिलेश जी भी कह रहे हैं ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेल डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, आपको एक वर्ड दे देते हैं वो, और बताते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेस में कहाँ पर गलत इस्तेमाल हुआ है उस वर्ड का, रॉन्ग यूसेज है। मीट का मतलब क्या होता है, किसी से मिलना, कोई इंसान हो, स्पेशली इंसान से ही मिलना होता है। मीटिंग विद समथिंग, आई हैव अ मीटिंग विद माय बॉस, आई हैव अ मीटिंग विद माय फैमिली, सॉरी विद माय कलीग, आई हैव अ मीटिंग विद माय स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मीट का मतलब जो है मिलना होता है। तो बताइए आप में से इन तीनों सेंटेंसेस में से किस में जो है इसका यूसेज जो है वो सही नहीं हुआ है। तो ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, ओनली वन। वन में क्या है, व्हेन शी डिडंट अराइव ऑन टाइम वी वरीड दैट शी माइट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, मेट टू एन एक्सीडेंट। वी कांट comply with all your requests but we can meet you halfway। ठीक है। we can only met one other car on the road, we can only one met, sorry, we only met one other car on the road। ठीक है। चलिए आपको बताइए यहाँ पर क्या होना चाहिए। आपको कौन सा लगता है एक सेंटेंस which is not used in the appropriate way। बी कह रहे हैं सर ओनली टू, we can't comply with all your requests but we can meet you halfway। ठीक है। पर हम लोग कहीं बीच में मिल सकते हैं सेकेंड सेंटेंस में, ये कह रहे हैं। ठीक है। तो बी, ठीक है, आप लोग बी कह रहे हैं। और सी में कह रहे हैं हम लोग सिर्फ एक ही कार से मिले थे, ओनली मेट वन अदर कार ऑन द रोड। जिस रोड पे हम जा रहे थे वहां पे बस एक ही अलग कोई और कार से हम मिले थे। और फर्स्ट में कह रहे हैं व्हेन शी डिडंट अराइव ऑन टाइम, हमें लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्सीडेंट उसका हो गया है। तो अगर हिंदी में देखें आप, तो यहाँ पर आप लोग जैसे सी कह रहे हैं ओनली थ्री, यहाँ पे एक कार की दूसरे कार से मिलने की बात हो रही है, अनादर कार से मिले, विच मेक्स द मीटिंग वर्ड करेक्टली यूज्ड। तो सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। बी में क्या कह रहे हैं, हाँ आपकी सारी रिक्वेस्ट नहीं मान सकते पर हम कहीं दो आपके रिक्वेस्ट में कहीं बीच में मिल सकते हैं। तो यहाँ पे इस मीट का भी बी में जो है वो सही होगा। बट फर्स्ट में वो कह रहे हैं मेट विद एन एक्सीडेंट, तुम एक एक्सीडेंट से हम लोग ऐसे तो नहीं मिल सकते। लाइक एक्सीडेंट से मिलना इज समथिंग, मीटिंग से रिलेटेड नहीं है। एक्सीडेंट होता है तो मेट का इस्तेमाल करते हैं कि उनका अचानक मिलना होता एक्सीडेंट है हो गया मैम होगा। मेट तो से। यहाँ ऊपर, जी मेट में सॉरी सर अचानक मुझे, से मिलना हुआ मैम, पहले पहले क्वेश्चन में। नहीं 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 नहीं, मेट का मतलब होता है, इसमें क्या कह रहे हैं, वो देर से आई तो हमें लगा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, शी माइट हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका शायद एक्सीडेंट हो गया होगा। तो एक्सीडेंट इज अ घटना, सिचुएशन है जिससे आप जो हो गई है आपके साथ। तो आप किसी सिचुएशन से मिल नहीं सकते, इंसान से मिल सकते हैं, चीज से मिल सकते हैं, कार आप रोड पे जा रहे हैं, अनादर कार है उससे मिल सकते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट था। मैंने रिसेंटली देखे हैं ये न्यू टाइप के क्वेश्चंस, इसलिए मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन रखा है, जस्ट टू आपका एक आइडिया आपको देने के लिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कैसे समझ के कर सकते हैं। आप हिंदी में समझ लीजिए या दोनों में मीटिंग की बात हो रही है, आपके आइडियाज को मैं मतलब मीट कर सकती हूँ, आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको मीट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो है ओनली वन जो है इनअप्रोप्रिएटली यूज हुआ है। तो व्हेन शी डिड नॉट अराइव ऑन टाइम रिप्लेस, यहाँ पे टू जो नहीं होगा, मेट विथ एन एक्सीडेंट होगा। और यहाँ पर मीट विथ समथिंग का मतलब होता है टू हैव और एक्सपीरियंस समथिंग। तो मीट समवन हाफ वे टू रीच एन अग्रीमेंट, किसी से अग्रीमेंट मिल रहा है। तो इस वे में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इसमें डिटेल्स क्वेश्चन और लाएंगे सो दैट एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यू विल हैव अ क्लियर पिक्चर इन द माइंड। तो फॉर नाउ यहाँ पर ए जो था हमारा सही ऑप्शन था, क्योंकि यहाँ पर एक घटना की बात हो रही है। और किसी से मिलना, हाफ वे मिलना, किसी से अग्री करना कैन ऑल्सो बी द मीनिंग ऑफ मीट। आई होप दिस इज क्लियर। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग सेशन ना हुआ आज का। बट जैसे कि हमने कहा, मैंने कहा कि वी विल डू द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन का भी कर लेंगे, कुछ कर लेंगे सेशन आगे आने वाले टाइम पे। आज एक थोड़ा सा एक्सरसाइजिंग क्वेश्चन था ताकि हमारा जो बहुत दिनों से हमने इंग्लिश नहीं प्रैक्टिस करी है, तो एक हमारे ब्रेन के लिए एक्सरसाइज हो जाए। स्पॉटिंग द एरर, रीअरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कुछ क्वेश्चन इसलिए मैंने आज डाले थे। और हाँ, एक और आपके लिए आज के लिए सूचना है, इसके बाद आपका सेशन नहीं है आज, आपका जो सेशन होगा कल। मैं सर का मेरे पास अभी मैसेज आया है, वो जो है उज्जैन में है, टेम्पल में है, वो हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके एग्जाम्स के लिए प्रेयर कर रहे हैं
ताकि जब कल वो सेशन में आएंगे तो हम लोगों को खूब सारा पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव हमें एनर्जीज मिलेगी, सो दैट आप लोगों का जो एग्जाम में आप अच्छा जाएगा सब कुछ। तो आज सर का सेशन नहीं है जी राजेश जी, हम लोग इंग्लिश के सेशंस करेंगे सो दैट प्रैक्टिस हमारी बनी रहे एग्जाम तक। तो बी रेस्ट शॉर्ट एंड आज का जो कोट है वो पढ़ लेते हैं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हैं, पंखों को खोलो जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली वी विल गेट टू आवर डेस्टिनेशन। जी जी, कुछ प्रैक्टिस सेट जरूर शेयर कर दूंगी मैं। तो जो सर का सेशन था आज का जो है वो कल के लिए पोस्टपोन हो गया है। कल आप उनसे जरूर जुड़िएगा, थोड़ा समय निकालिएगा, कल उनके सेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा। और हम ये सेशन कंटिन्यू रखेंगे इंग्लिश के, और प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको बना के दूंगी होपफुली जल्दी। तो थैंक यू सो मच, आप लोग सेशन में इतने पार्टिसिपेट किया और इतनी देर तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आई विश यू ऑल अ वेरी गुड नाइट एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द सेशन।